अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ कानून को देश में लागू कराया 1954 में। इसलिए इस वक्फ कानून के जनक कहे जाएंगे पंडित नेहरू। और भारत के दो कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने इस वक्फ कानून को बेइंतहा, बेतहाशा, असीमित शक्तियां प्रदान की। न खाता न बही, जो मुतवल्ली कहे वही सही, जो वक्फ बोर्ड कह दे वही सही, जिस जमीन की ओर उंगली कर दे वही जमीन उसकी। ऐसी ताकत, ऐसा वर्चस्व वक्फ बोर्डों को भारत के दो प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग अपने कालखंड में सौंपा। और वो दो प्रधानमंत्री हैं, एक पीवी नरसिंह राव और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी निधन हुआ कुछ वक्त पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। और इसमें भी इन तीनों प्रधानमंत्रियों में अगर मैं तुलना करूं कि वक्फ को सर्वाधिक असीमित अधिकार किसने दिए, तो नरसिंह राव जी का नाम आता है, उनका चेहरा जहन में आता है। देश में ऐसी कोई दूसरी संस्था नहीं किसी धर्म की, इस माने में ये मैचलेस है वक्फ का कानून। कोई दूसरी संस्था के पास ऐसा कोई कानून नहीं जो वक्फ कानून के 10% ताकत भी रखता हो उसके मुकाबले। न हिंदू धर्म में है, न क्रिश्चियनिटी के पास है, न गुरुद्वारों के पास, सिखों के पास है, न जैनों के पास है, न बौद्धों के पास है, न नव बौद्धों के पास है, किसी के पास नहीं कि जिस जमीन पर उंगली रख दें वही जमीन हमारी। नहीं, ये ताकत केवल वक्फ को क्यों सौंपी गई? और फिर ताकत जब बढ़ती गई तो यहां तक बढ़ गई कि मुकदमा भी नहीं हो सकता। वक्फ का ही निर्णय, वक्फ का ही नोटिस, वक्फ में ही अपील होगी। सोच लीजिए, मैं ही मुद्दई, मैं ही वकील, मैं ही जज। देश लोकतांत्रिक है, कहा जाता सभी धर्मों को समान अधिकार हासिल हैं। लेकिन मैंने पाया कि वक्फ जैसे अधिकार, वक्फ कानून जैसे अधिकार भारत में किसी धर्म को नहीं दिए गए। सनातन की स्थिति तो ये कि उसके अधिकांश बड़े देवालय, देव मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, गिरजाघर सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, गुरुद्वारे सरकारों के नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन बड़े मंदिर सरकारों के नियंत्रण में हैं। और वो भी लोकतंत्र के नाम पर, समानता के नाम पर। अटारी पे खड़े होकर चिल्लाया जाता है कि समानता है, कानून के समक्ष सब बराबर हैं, लेकिन वैष्णो देवी का मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन मस्जिद नहीं, गिरजाघर नहीं, गुरुद्वारा नहीं। काशी विश्वनाथ सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन गुरुद्वारा नहीं, मस्जिद नहीं, चर्च नहीं। खैर, अब वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में आवाजें उठी और जमीन की को लेकर वक्फ की जो भूख लगातार बढ़ती गई, जिसने भारत में तीसरे स्तर का सबसे बड़ा लैंड बैंक बना दिया वक्फ को सेना के बाद, तो उसके खिलाफ फिर सुगबुगाहटें भी तेज हुई आंदोलन, और जनता के बीच में एक प्रतिक्रिया होने लगी।
और मांग होने लगी वक्फ कानून में संशोधन किए जाएं, इनको औचित्यपूर्ण बनाया, या तो समाप्त हो वक्फ बोर्ड या इनके कानूनों को में जो असीमित अधिकार दिए गए हैं उनको रैशनलाइज किया जाए, उनको औचित्यपूर्ण तर्कपूर्ण बनाया जाए। उसके लिए मोदी सरकार ने बिल लाने की कोशिश की थी। विपक्षी दलों ने आपत्ति की तो एक जेपीसी बना दी गई। जेपीसी ने 6 महीना लगा के सबकी सुन के, सबको सुना के, सबसे मिल के, सबसे बैठ के बात करके, मीटिंग दर मीटिंग करके 600 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली। और वो रिपोर्ट जेपीसी जाके एक प्रतिनिधिमंडल में जगदम्बिका पाल जाके ओम बिरला जो भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको सौंपा है। अब यहां से रास्ता शुरू होता है सरकार का। बजट सत्र जो आज से आरंभ हुआ है, इसी बजट सत्र में सरकार जेपीसी के रिपोर्ट के अनुरूप एक नया वक्फ कानून संशोधन विधेयक लेकर आएगी। इसका सरल भाषा में अर्थ ये कि अब वक्फ कानून के बेइंतहा अधिकार खत्म होने का समय आ गया। अब वक्फ को पारदर्शी होना होगा, उत्तरदायी होना होगा और औचित्यपूर्ण होना होगा, विधि सम्मत होना होगा। अब वो समय आ गया, इंतजार समाप्त हो गया। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। करीब 6 महीने तक चली मीटिंग दर मीटिंग, मशवरे और मशक्कत के बाद जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी उस मुकाम पर आ गई जहां से वक्फ बिल संशोधन का रास्ता साफ हो गया। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गुरुवार को समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि जो दायित्व स्पीकर साहब ने हमें दिया था उसको हमने 5 महीने में सभी देश के तमाम हिस्सों में हमने 3 टूर भी किए। 655 पेज वाली इस रिपोर्ट को पहले ही बहुमत से स्वीकार किया जा चुका है। 11 के मुकाबले 15 मतों से इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें विपक्ष के सभी संशोधन खारिज होने पर बवाल भी मचा था, क्योंकि जेपीसी की इस फाइनल रिपोर्ट में सरकार पक्ष के सदस्यों ने जो 15 संशोधन रखे थे वो सब मान लिए गए थे। अब सरकार इसे बजट सत्र में सदन में ला सकती है। वो रिपोर्ट जो है, वक्त पर जो रिपोर्ट है वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, वो एक पार्टी की रिपोर्ट है। वैसे तो बिल पेश होने के बाद ही तमाम नियम और बदलाव की तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जिन अहम बिंदुओं पर सियासी बवाल मचा है उन्हें देखें तो उनमें संपत्ति पर दावा और कोर्ट, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य और संपत्तियों का फिर से सर्वे आदि पर संग्राम है। जेपीसी के सदस्य और डीएम के सांसद ए राजा ने तो दावा किया कि ये कानून असंवैधानिक होगा और उनकी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहीं इस बिल पर विपक्ष शुरू से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आधा घंटे के अंदर सारी बैठक खत्म कर दी। यही है कि जो लीपापोती कर करके पुलिंदा तैयार किया गया है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए था, उसके ऊपर सीधे आपने वोटिंग करा दी। आप संख्या बल के आधार के ऊपर क्रश करना चाहते हो। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल 26 के अंदर दिए हुए हमारे राइट्स को आपने तबाह कर दिया। आप कहते हो कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि साहब समान, सबके साथ समान संहिता होनी चाहिए, तो समान संहिता हमारे साथ कहाँ है? आप बताइए, हिंदू एंडोर्समेंट बोर्ड जितने बने हुए हैं उनके अंदर ये पाबंदी है कि कोई गैर हिंदू नहीं होगा, सिखों के अंदर कोई गैर सिख नहीं होगा, क्रिश्चियंस की कम्युनिटी के अंदर नहीं होगा, तो ये मुसलमान के ऊपर पाबंदी क्यों है?
मुसलमान के वक्फ बोर्ड को तबाह करने की तैयारी है। बहरहाल 8 अगस्त 2024 संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था, जिस पर विपक्ष के विरोध के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। अब करीब 6 महीने की कवायद के बाद एक बार फिर वक्फ बिल चर्चा में है, या यूं कहिए कि गेंद सरकार के पाले में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वक्फ पर खत्म होने वाला है इंतजार, बजट सत्र में बिल लाएगी मोदी सरकार। क्या वक्फ में वो सारे सुधार होने का वक्त आ गया, मुहूर्त निकल आया जिसकी प्रतीक्षा ये देश एक लंबे अरसे से कर रहा है? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं रुद्र विक्रम सिंह जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अभी जो वक्फ कानून है और ये जो जेपीसी में सुझाया गया है, जिसको स्वीकार किया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, उस अगर हम मानकर चले कि सरकार जेपीसी की सिफारिशें यथावत मान लेगी और उसके अनुरूप नया बिल आएगा लोकसभा में इसी बजट सेशन में, तो क्या प्रमुख अंतर क्या होंगे? मुझे जरा सामान्य भाषा में बताइए कि अभी जो मौजूदा कानून है उससे ये प्रस्तावित कानून किस तरह अलग होगा। रुद्र विक्रम सिंह जी। जी नमस्कार अमिताभ जी और जी पहले नमस्कार। तो नमस्कार। देखिए अभी हम लोगों के संज्ञान में है कि क्या बदलाव इसमें होने जा रहे हैं, और जब भी जो है, आपने अपने इंट्रोडक्शन रिपोर्ट में हालांकि बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन बहुत सारी चीज आपने 2 प्रधानमंत्रियों के नाम लिए। 2 प्रधानमंत्रियों का नाम मैं और लेना चाहूंगा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम आप शायद छोड़ दिया आपने, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों के कार्यकाल में दिल्ली की मैं अगर बात करूं, जिसमें मेरा केस भी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, कि 123 क्रीम जो प्रॉपर्टीज थी दिल्ली की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज, वो इन्हीं दोनों के कार्यकाल में वक्फ को दे दी जाती है। वक्फ क्लेम कर लेता है और आज तक उन पे दावा चल रहा है। 1984 से केस पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। 2014 के रातों रात जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होने होते हैं, 5 मार्च को इलेक्शन अनाउंस होते हैं, 15 मार्च को, और 14 मार्च की रात में नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की ही है, जो मनमोहन सिंह का, जो आपने मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया। तो एक तो ये रही। दूसरी बात जो आपके इंट्रोडक्शन में आया कि वक्फ के पास क्या अधिकार अभी तक थे। वक्फ के पास ऐसे असीमित अधिकार हैं जिसके बारे में देश की जनता, अगर शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, कि कोई भी प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि आज आप अपने चैनल में बैठे हो, कल को वक्त को ये लगा कि ना ये चैनल जो जमीन है वो हमारी है, वो एक नोटिफिकेशन लाएगी, जारी कर देगी कि ये वक्त की प्रॉपर्टीज है। अब मजे की बात सुनिए, अब उसको अगर आपको लगता है कि नहीं वो आपकी अमिताभ जी की जमीन है, तो अमिताभ जी चैलेंज कहाँ करेंगे? उसी वक्फ ट्रिब्यूनल में, जिस वक्फ ट्रिब्यूनल में उन्हीं के लोग होंगे, जो उनके सारे अपने जो वक्फ बोर्ड है उन्हीं के ट्रिब्यूनल के लोग होंगे, वही लोग सुनवाई करेंगे। और एक सर्वे करने के लिए जो भी अपॉइंट होगा उसका भी खर्चा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। मतलब हींग लगे फिटकरी रंग चोखा चोखा वाली बात है कि केवल वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, कहीं आप क्लेम कर दीजिए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, और उसको जो है सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। बहुत सारी जब सेक्शन 6, 7, 8 ये सब सारी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन 40 अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये कौन सा कानून, मतलब क्यों बनाया गया है। और जब इसकी शक्तियों के बारे में पता करेंगे, और अन्य मुस्लिम देशों की जो वक्फ बोर्ड की हम बात करेंगे, वो वहाँ की जो पाकिस्तान और अन्य देशों के वक्फ बोर्ड की हम बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि वहाँ के मतलब कोई प्रॉपर्टीज है ही नहीं है। मतलब जो शक्तियां यहाँ पे हैं उन वैसी शक्तियां उनके पास है ही नहीं है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात, अगर आप 2008 से लेके अभी 24 में देखिए, तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 200 गुना बढ़ी हैं। आप रेलवे के बाद, और ये सबसे ज्यादा जमीनें जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ये तो रही अभी तक की कहानी। अब जो संशोधित, जो मुझे सुनने में आया है, जो अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से सुनने में आया है, कि उसमें देखिए बहुत बदलाव। एक तो ये जो आप यूनानिमस चल रहा था कि नहीं भाई, जो वक्फ बोर्ड के लोग कहेंगे, और वक्फ बोर्ड में जो लोग होंगे उनके भी एक ये कहा गया कि नॉन मुस्लिम को भी इंक्लूड किया जाएगा। दूसरा, महिलाओं को इंक्लूड किया जाएगा वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे।
तीसरा जो एक मैंडेटरी था कि मिनिस्टर ही होंगे उसमें, और भी लोगों को, अन्य बाहरी लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके की जो सुझाव आ रहा है, कोई बहुत देखिए वक्फ बोर्ड जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ को खत्म किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, एक जो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो ठीक। बात करता है, उसकी एक संस्थापना मेरे ख्याल से अब जो है वक्फ बोर्ड में होने जा रही है कि सबको अधिकार मिलेगा, सबको अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा। ये जो अभी मौजूदा कानून वक्फ बोर्ड के है कि आप किसी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, कोई सूट आप केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते, कहीं और सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी खामियों को बस ये निकाला जा रहा है जो अभी संशोधित बिल आ रहा है। ठीक ठीक विक्रम जी। हाजी नाजिम साहब, मैं इमरान मसूद को सुन रहा था, मैं राम गोपाल यादव जी को सुन रहा था, मैं राजा को सुन रहा था, ए राजा को, ऐसे सबको देखिए विपक्ष के लोग वो कह रहे वक्फ को खत्म किया जा रहा है, वक्फ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रुद्र विक्रम सिंह बता रहे कि वक्फ में जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको दूर करके उसको और ज़्यादा खुला, और ज़्यादा पारदर्शी, और ज़्यादा प्रभावी, और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, ताकि जो गरीब जो है, जो वंचित है, जो समाज में बिल्कुल पिछड़ा है, पसमानदा है, उसको वक्फ की संपत्तियों से लाभ मिल सके। हाजी नाजिम, फिर हंगामा क्यों? कहा जा रहा है कि ये एक पार्टी की साजिश है वक्फ को खत्म करने की, राम गोपाल जी कह रहे हैं। हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बातें चली आ रही है, तो देखिए मैं एक बात बता देता हूँ कि किस तरीके से जेपीसी ने हम विपक्ष वालों को नहीं सुना। विपक्ष के जो भी ओवैसी साहब हो, उनके साथ और भी हो, तो जेपीसी ने बताया कि सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करने का राइट क्या भाई? हम लोगों की बातें आप लोग सुने, आप क्या संशोधन करने जा रहे हैं, उन बातों पे भी तो विचार विमर्श होगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं सस्पेंड कर देते हैं, चाहे हम लोकसभा में बात को उठाते हैं तब वहां सस्पेंड कर देते हैं, राज्यसभा में हम आवाज उठाते हैं वहां सस्पेंड कर देते हैं। हाजी भाई एक मिनट, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, सस्पेंड बहुत बाद में हुए, तब तक तो 4.5 महीना काम कर चुकी थी जेपीसी, इसलिए ऐसा ना कहो। 4.5 महीना उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे जब काम कर रही थी, तब तो ये 650 पन्ने तैयार हुए। आपको जानकारी पूरी रखो जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए आप देखिए सीनियर है, देखिए आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और देखिए सीख के आपने जो बात कही है बिल्कुल। और दूसरी बात जो हमारे भी राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि अगर अमिताभ जी के घर पे भी हाथ रख देंगे तो वक्फ बोर्ड के इनके जमीन में आ जाएगा वक्फ बोर्ड की, तो इस तरीके का भ्रम ये फैला रही है। बता दीजिए, मुंबई के एक उद्योगपति थे भाई, वो देखिए हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन आप लोग अभी तक ट्रिब्यूनल में ही अटके हुए कि मुसलमान जहाँ पे भी, यानी वक्फ बोर्ड कहाँ पे, जहाँ पे जिसकी जमीन होती है वहां हाथ रख देता है तो उसका केस जो है सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलता है, उन्हीं के जज होते हैं। भाई आप तो जजों पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी जजों पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, और जो संविधान के तहत जजों के फैसले थे उनको स्वीकार भी हम करते हैं। ठीक, नाजिम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। अशोक भाई आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो होता है ना हैरान हो जाता हूँ हर दिन की डिबेट में, इतने वर्षों से डिबेट कर रहा हूँ फिर भी। हाजी नाजिम साहब ने कहा कि हम तो जजों पर कभी उंगली नहीं उठाते क्योंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। शाहबानों का फैसला आया, राजीव जी की सरकार थी, सुबह राजीव जी ने कहा कि ये फैसला ठीक है, इसके पक्ष में खड़े होंगे। रात में मौलाना उनसे मिले, उनको डांटा डपटा राजीव गांधी को, अगली सुबह उन्होंने कह दिया नहीं इसके खिलाफ खड़े होंगे। आरिफ मोहम्मद ने कहा हम इस्तीफा दे देंगे, बोले दे दो। उस वक्त देश भर में जजों का इतना सम्मान किया था हाजी नाजिम लोगों ने, क्या पहली बार भारत के इतिहास में जजों के पुतलों की मैयत निकाली गई थी क्या, और ऐसी ऐसी गाली दी गई थी मोटी मोटी जजों को, तौबा तौबा। और संसद में मालूम क्या कहा गया था अशोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक अपने उत्तर प्रदेश के नेता थे जियाउर रहमान अंसारी, नाम सुने होंगे आप, है ना। इंदिरा गांधी ने उनको खोजा था पसमानदा के तौर पर। अंसारी जी बोलने खड़े हुए लोकसभा में, और उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि तेली और तमोली से कुरान की आयतों की व्याख्या करवाओगे तो यही हाल होगा जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जजों को क्या कहा था? तेली और तमोली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर ये सम्मान है
तो ऐसा सम्मान तो रहने दो महाराज। नहीं, अगर ये सम्मान है न्यायपालिका की तो ऐसा सम्मान रहने दीजिए। अशोक जी, अभी हम इंडिया गठबंधन को सुन रहे थे, इमरान मसूद कांग्रेस और राम गोपाल जी। राम गोपाल जी ने जेपीसी की रिपोर्ट को कह दिया ये एक पार्टी की रिपोर्ट है। हम देख रहे हैं उसमें सारे मेंबर्स रहे और सारी यात्राओं पर साथ रहे हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है। उसमें आपत्तियां हैं तो वो अपनी आपत्तियां दे देंगे। इसको ये कहना कि एक पार्टी की रिपोर्ट है एक, और दूसरा ये वक्फ को खत्म करने की साजिश है, ये कलर देने की कोशिश क्यों? अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, जब ये बात आप लोग करते हैं जेपीसी रिपोर्ट की, तो जेपीसी के राइमिंग एक वर्ड आता है बीजेपी। तो जेपीसी रिपोर्ट, अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने भी यही बात कही कि जेपीसी रिपोर्ट नहीं बल्कि बीजेपी की रिपोर्ट है। तो अब इसमें जो है जितने मेंबरान हैं, जिन्होंने कितनी, आपने इससे पहले भी कई बार चर्चा किया कि उन्होंने लखनऊ और दिल्ली कहाँ कहाँ घूमे फिरे, बातचीत किए, सब कुछ हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है कि जैसे दो घरों के बीच झगड़ा था खूंटे को लेकर के, तो जब पंच जुटा तो सब लोग अपनी अपनी बात रखे। तो उसने कहा, जिस व्यक्ति का मामला था, कहा भाई बात तो हम सबकी सुनेंगे लेकिन खुटवा वहीं रहेगा जहां है। तो बात वही यहाँ भी है। आप जेपीसी बना लिए, तमाम सांसदों को उसमें इंक्लूड कर लिया, सबकी बात, लेकिन हम बात वही रखेंगे जो बीजेपी चाहेगी। तो क्या मतलब है जेपीसी बनाने का? इसके पहले भी मैं कहा था जेपीसी बनाने का कोई मतलब ही नहीं। आप सीधे अपनी सरकार से कोई ऑर्डिनेंस वगैरह लाते और झूठा इतना दिन तो सरकारी पैसे खर्च कराए, सबको घुमाए फिराए इधर उधर, कोई मतलब नहीं उस बात का। अच्छा, आपके मैंने स्टार्टिंग में कुछ बातें सुनी आपके चैनल पे जब चल रहा था प्रोमो इसका, तो आपने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब ऐसी संस्था कोई है कि जो खुद ही अपना मुकदमा सुनती है, खुद ही फैसले देती है। तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में माननीय योगी जी एक ऐसे राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने खुद अपने मुकदमे सुने और अपने आप को बरी कर लिया। पूरे विश्व में तो ऐसी मिसाल कहीं नहीं होगी, पूरे विश्व में नहीं होगी कि हम ही अपराधी, हम ही राजा, हम ही मुकदमा सुने, हम ही अपने आप को बरी भी कर लिए। तो ऐसी केस कभी नहीं मिलेगी आपको। अब दूसरी चीज भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि इसकी सुनवाई कहीं नहीं, आपके चैनल को कोई कह दे कि हमारा है वक्फ बोर्ड, तो फिर आप जो साबित करते फिरिए। अरे भैया, कहाँ आपने पढ़ा? मुझे तो नहीं समझ में आया ऐसी बात, क्योंकि बहुत सारे केसेस अमिताभ जी यहाँ तो आपसे ज्ञानी बहुत कम लोगों को मैं मानता हूँ, ज्ञान बहुत आपके पास है, लेकिन आप ये बताया, आपको टोकना चाहिए था इनको कि बहुत सारे केसेस वक्त के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। तो अगर किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो केसेस कैसे चलते वक्फ बोर्ड के खिलाफ? तो देखिए, बेसिकली जो वक्फ बोर्ड का मामला अमिताभ जी है, उसमें अगर सरकार को कोई कमी बेसी थी, अगर किसी को कोई आपत्ति थी, तो अगर जेपीसी आप बनाए थे तो हमारे विपक्ष के सांसदों के भी रिकमेंडेशन, हम कहें आप ज्यादा रिकमेंडेशन आप दीजिए, लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोगों का भी कम लोकतांत्रिक हनन नहीं करते, आप लोकतंत्र को मजबूती देते हुए कुछ रिकमेंडेशन तो विपक्ष के स्वीकार कर लेते, तब हम लोग भी आज इस जेपीसी की रिपोर्ट में बोलने में थोड़ा सोचते कि नहीं बोलना, नहीं से खिलाफ ज्यादा, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों का एक सिंगल रिकमेंडेशन उसमें इंक्लूड नहीं है। अब बताइए उस रिपोर्ट को विपक्ष कैसे मानेगा? विपक्ष के सिंगल सांसद की सिंगल कोई रिपोर्ट उसमें इंक्लूड नहीं की गई, तो अब इसका कैसे हम लोग स्वागत कर सकते हैं? क्योंकि ये बीजेपी की रिपोर्ट इसको कहा जा रहा है और ये बीजेपी की रिपोर्ट है भी अमिताभ जी। ठीक है अशोक भाई, हमने तो जितना पढ़ा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उसके आधार पर कह सकता हूं कि जब जिसका बहुमत रहा तब उसकी बात चली। पंडित जी से लेके आज तक अशोक जी, किसी बजट को विपक्ष, कोई पार्टी विपक्ष में हो, कभी अच्छा नहीं बताती, फिर भी बजट पास होता है ना, देश तो उसी से चलता है। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं 30% हमारा भी मानो, ऐसा तो नहीं होता ना। जवाहरलाल जी के समय जो बजट आया, वो जो जवाहरलाल जी ने जो चाहा वही ना बजट आया। और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर थे तो वो मायावती से पूछ के बजट लाते थे, नहीं ना। कहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है भाई? कहा जा रहा है लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारी बात नहीं सुनेगी। आपके प्रस्ताव सुने गए, उन पर वोट हुआ, वोट में हार गए। पार्लियामेंट में भी तो यही होगा अशोक जी, लोकसभा में भी यही होगा। भूल जाइए जेपीसी, लोकसभा में जब बिल आएगा तो समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों को अधिकार है उसमें संशोधन देने का। संशोधन मंजूर होगा, उस पर वोट होगा,
वोट में जीत जाएंगे तो कानून का हिस्सा हो जाएगा संशोधन, हार जाएंगे तो घर जाइए। यही तो है, इसमें क्या समस्या है? इससे इतर किसी ने देश चलाया हो किसी दूसरे ढंग से तो हमको बता दो भैया कि नहीं वो बजट लाते थे तो उसमें आधा विपक्ष का होता था आधा सत्ता पक्ष का, ऐसा तो नहीं होता। और एक बात अशोक भाई ने कही कि अब खुद ही जज खुद ही मुकदमे वापस ले लिए, खुद ही की सुनवाई कर ली। जितनी बाकी तो विक्रम बताएंगे, मेरी जितनी जान समझ है कोई अपने मुकदमे वापस नहीं ले सकता। मुकदमे वापस लेने की सरकार की इच्छा कोर्ट तक जाती है, फैसला कोर्ट करता है। रुद्र विक्रम, एम आई राइट? कोई माई का लाल अपनी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकता, कोई कितने भी बड़ा सरकार हो, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, कोई नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, बाकी किसी को कुछ नहीं। ठीक अशोक जी, ये हमेशा के लिए नोट कर लो महाराज। क्या? और एक चीज और अमिताभ जी, दो मिनट अगर मुझे दे दें आप। मैं भैया आप रुक जाइए जी जी, अच्छा जल्दी से करिए जी। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि एक सरकार उत्तर प्रदेश में होती थी जब माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, चार्ज फ्रेम नहीं होते थे। ये भी एक सरकार तो होती थी, अशोक भाई को अच्छे से पता होगा। मैं सरकार का नाम ये ऐसा कहते ही सरकार का नाम अतीक वगैरह, जो माफिया थे वो अतीक वगैरह थे, उनके खिलाफ 10-10 साल तक चार्ज नहीं फ्रेम हुए केसेस में। और दूसरा एक चीज और जो ये कह रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, अशोक भाई दो चीजें होती है, एक तो सूट होता है, एक रिट होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल डायरेक्ट जो लोग करते हैं वो रिट, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो रिट फाइल होती है। सूट जो फाइल होता है वो इसलिए फाइल होता है, कोई सिविल का विवाद हो तो सूट फाइल होता है। ये थोड़ी कानूनी जानकारी मैं आपको दे दूं और आपके जो भी सुनने वाले लोग हैं उनको भी जानकारी दे दूं। तो सूट आप कहीं नहीं फाइल कर सकते सिवाय ट्रिब्यूनल के, ये मैं आपको बता दूं बस। जी ठीक ठीक ठीक। रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि हमारी तो सुनी नहीं, बुलडोजर चला दिया जेपीसी पे। जी अमिताभ जी, मैं अभी बाकी पैनलिस्ट की भी बात सुन रहा जी। और किस तरह से हमारे हाजी नाजिम भाई और अशोक जी जो कहते हैं कि नहीं इसमें तो अधिकारों का हनन ही नहीं हो रहा है, इसमें तो जो सबका भला हो रहा है, ये अभी कह रहे थे। मैं ये कह दूं अमिताभ जी कि देखिए माननीय कानून मंत्री जो है उन्होंने जब सदन में एक बात रखी तो उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जो है वह निश्चित रूप से हक छीनने का नहीं, अधिकार को जो खत्म नहीं कर रहा है, हक देने के अधिकार को सुनिश्चित कर रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड में और वक्फ ट्रिब्यूनल में अभी भी तकरीबन 13,000 और 20,000 केसेस चल रहे हैं। और किसके केसेस हैं? वो उन्हीं के केसेस हैं जिन गरीब लोगों के जमीन पे इन्होंने मालिकाना हक का दावा किया है और जो उनके पुरखों से वो जोत बो रहे थे, उस पे खेती कर रहे थे, वो अब खेती नहीं कर सकते क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उस पे दावा कर दिया है और वक्फ ट्रिब्यूनल ही उसका फैसला करेगा। और अभी कैसे ये इनकार कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ एक्ट जो कहता है सेक्शन 85 इनका जो वो कहता है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल जो भी फैसला ले लेगा उस फैसले के खिलाफ आप जो है दूसरी अदालतों में दावा नहीं कर सकते। और उसी को, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी अधिकार को खत्म करने के लिए जो 44 संशोधन किए जा रहे हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन ये भी है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकता है। ट्रिब्यूनल का फैसला कोई अंतिम फैसला नहीं होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, आज जिनके केसेस चल रहे हैं उन बेचारे से पूछ लो जरा। आप कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र का हनन जो है नहीं हो रहा है, उन बेचारों के यहाँ जाकर जरा पूछो, उनकी जमीनें जिनकी छीन ली गई है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन लिया जा रहा है। और मैं बता दूं, आज इनको लोकतंत्र के हनन से कोई मतलब नहीं है, इनके वोटरों का हनन ना हो अमिताभ जी, ये सुनिश्चित करना चाहती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। सिर्फ इनकी मंशा यही है। अभी 16 लोगों ने जेपीसी में जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें 16 लोगों ने पक्ष में वोट दिया, 11 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया।
और वो 11 लोग जो कह रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुना गया, आपने कहा अभी कि पौने 6 महीना जो है से ये इनकी बातों को सुनी जा रही थी। लास्ट में जो फाइनल रिपोर्ट जब आई उस समय ये लोग हंगामा किए और जो जेपीसी के जो अध्यक्ष है इसके जगदम्बिका पाल जी, उनके ऊपर पानी का बोतल फेंकने का, अपशब्द बोलने का, यहाँ तक कि मार्शल लोगों को वहां पे बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा। तो ये तो इनकी मंशा थी कि किसी न किसी तरह से जो है इसमें क्या उसमें इसको जो है हंगामा खड़ा करना और लोगों को ये बताना कि सरकार जो है तानाशाही कर रही है। सरकार बिल्कुल तानाशाही नहीं कर रही है, सरकार अधिकारों की सुरक्षा कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने असीमित अधिकार दे दिए, जो मजहबी जमींदारी जो कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को दिए थे, उसको खत्म करने का अधिकार सिर्फ जो है इस संशोधन बिल में आ रहा है। और एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं अमिताभ जी, इनके कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, अभी उनका जो वक्तव्य चल रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि वक्फ की संपत्तियां जो है 90% जिनके कोई कागजात नहीं है, और जिसके कोई कागजात नहीं है, और समझ लीजिए कि कागजात नहीं है इसका क्या मतलब है, वो संपत्तियां दान में नहीं मिली हुई है, वो संपत्तियां जो है जबरदस्ती कब्जा की गई हैं। और ये बताइए 13 साल में ये संपत्तियां कैसे दोगुनी हो गई? भाई अफगानिस्तान से तो कोई लाया नहीं था ना संपत्तियों को, कोई मुगल आकर के यहाँ पे दान तो दे दिए नहीं ना। ये इसी तरह से इन्होंने जिस तरह से असीमित शक्तियां नरसिम्हा राव के सरकार में भी 1995 में जो संशोधन हुआ था उसमें दिया गया था, उसकी वजह से ये जो है इनकी संपत्ति जो है दोगुनी हो गई। 9.5 लाख एकड़। और आज ये जो अभी आपके पैनलिस्ट जो है यहाँ पे कह रहे थे विक्रम सिंह जी, 123 क्रीम प्रॉपर्टी जो है दिल्ली की, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की है कि 2014 के पहले जाते जाते ये सरकार कई प्रॉपर्टियां जो बेशकीमती थी उसको वक्फ को दान दे दिया गया, वक्फ को दे दिया गया। ये क्या मंशा जाहिर करती है कि ये लोकतंत्र का हनन नहीं, ये वोटरों का हनन ना हो और वोटरों को कैसे फायदा पहुंचाए ये सुनिश्चित करना ये चाहते थे। जी ठीक बात है। विक्रम सिंह जी, मैं समझना ये चाह रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा भाई शिया और सुन्नी वक्फ की, स्टेट वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसमें से उन्होंने कहा कि 78% संपत्तियां वो हैं जो मूलतः राज्य सरकार की संपत्तियां हैं, लेकिन उन पर कहीं कब्रिस्तान बन गया, कहीं दरगाह बन गई, किसी को दफना दिया तो दरगाह घोषित कर दी, कहीं मस्जिद बना ली। सरकार का कहना है कि ये संपत्तियां वक्फ संपत्तियों की लिस्ट से बाहर लाएंगे हम, और इन जमीनों का उपयोग सामुदायिक हितों के लिए होगा, गरीब के लिए मकान बनेंगे, स्कूल बनेंगे, छात्रावास बनेंगे। इसमें क्या समस्या है? क्या आप किसी चीज को बरत रहे हैं, इससे आपको उस चीज पर मालिकाना हक हासिल हो सकता है? कहीं दरगाह है तो दरगाह है, बात समझ में आती है, लेकिन दरगाह में जो जमीन इन्वॉल्व है उसका मालिकाना हक दरगाह में जो अगरबत्ती जला रहा है उसके नाम तो नहीं हो जाएगा ट्रांसफर? विक्रम बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, और अमिताभ जी जो मैं 123 प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूँ, मैं उसको भी लेके साथ चलता हूँ। दिल्ली में जो 123 क्रीम प्रॉपर्टीज थी जिसको वक्फ ने 1970 में क्लेम कर लिया कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जिन स्थानों को उन्होंने क्लेम किया था, जितने स्थानों को, जैसे अगर मान लीजिए कि 40 मीटर अगर थी, आज वो बढ़ के 1200 मीटर 1600 मीटर हो गई है। जब वो हमारी एक पिटीशन पे उस पे सर्वे चल रहा है, लगभग 78 प्रॉपर्टीज पे सर्वे हो चुका है, अगले अप्रैल में डेट भी है इसकी। तो वो सर्वे में ये बात निकल के आई है कि जो उस समय प्रॉपर्टी 40 मीटर थी आज वो 1600 मीटर हो चुकी है, मतलब उसको बढ़ा लिया गया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने वक्फ के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर भी करी तो आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वहां सब जगह कॉमर्शियल चीजें चल रही हैं। और मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में कि जिन जगहों को आपने एक्वायर किया उन जगहों का उपयोग कहाँ हो रहा है? क्या वक्फ की, मान लीजिए अगर आपको वक्फ को मानते हैं कि नहीं वक्फ गरीबों के लिए बनाया गया था, गरीबों के रखरखाव के लिए या गरीबों की सहायता के लिए, उनके सेवा के लिए किया था, तो आप क्या करते हैं बताइए? आप कम से कम ये बताइए कि कौन से गरीबों को आप दान देते हैं, कौन से गरीबों के लिए आपने अस्पताल खुलवा रखे हैं उन प्रॉपर्टीज में, कौन सी गरीबों का वहां इलाज होता है? कम से कम आप ये भी तो करते, ये भी तो दिखाते कि हाँ भाई ये हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उनपे हमने इतना बड़ा एक अस्पताल खोला है, 1300 बेड का, 1400 बेड का, और वहां पे इतने लोगों की सेवा हो रही है। वहां पे दिल्ली भी और उत्तर प्रदेश में भी अगर सर्वे किया जाए तो ये
समझ में आएगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज पे, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, जहां पे जो भी वहां के, जो आपने एक बड़ा शब्द शुरू में इस्तेमाल किया था मुतवली, ये मुतवली इसी वक्त में आता है। वक्त में ही एक मुतवली एक पोस्ट है जो कि बड़ा भारी भरकम पोस्ट और बहुत ताकतवर पोस्ट, जैसे वक्त एक ताकतवर संस्था है, वैसे मुतवली एक बहुत ताकतवर आदमी होता है इसमें। तो ये सारे लोग वो पैसा खा रहे हैं उसमें और सिर्फ अपना पेट भर रहा है। ये मुस्लिम लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये कोई वक्फ आपकी बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहा। कोई भी मुस्लिम अगर बता दे कि मुझे इस वक्फ बोर्ड से, मुझे इस स्टेट के वक्फ बोर्ड से मुझे ये फायदा हुआ है व्यक्तिगत रूप से, मेरे गरीबी में या मेरे बीमारी में या मैं जब असहयोग महसूस कर रहा था तो फलाने वक्त के फलाने मेंबर ने मेरे लिए कुछ सहायता करी। आपने ठीक प्रश्न उठाया। मैं इसको हाजी नाजिम साहब से पूछूं। हाजी भाई, जो बात रुद्र विक्रम उठा रहे हैं ठीक बात है। क्या वक्फ बोर्ड ऐसा कोई व्हाइट पेपर जारी कर सकते हैं, श्वेत पत्र, कि हम गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों की विधवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए, जिनके लिए मूलतः वक्फ था, ये इतने धार्मिक कार्य, परोपकारी कार्य चला रहे पूरे भारत में, क्या कुछ ऐसा सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड जारी कर सकते हैं कि इतने अस्पताल हमारे चल रहे हैं, इतने शेल्टर होम चल रहे हैं, इतने तमाम तरह की चीज, इतने कोचिंग चल रहे हैं, इतने स्कूल खोले हैं हमने, ऐसा कुछ बताया जा सकता है या केवल टुंडे कबाब ही बिक रहा है? हाँ अमिताभ जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में कहा गया है कि देखिए कितने अस्पताल खोले गए, कितने स्कूल, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे अपने देखिए भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए थे, एडवोकेट विक्रम सिंह जी भी बैठे हुए, ये बता दीजिए आश्रम के पास कितनी जमीन है भाई, मठ के पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन पे उन्होंने अस्पताल खोले? अरे सुन तो लीजिए, मैं तो बात कर रहा हूँ, कितने अस्पताल खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं भाई, उनके पास भी तो जमीन है। और रही बात ये कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल और हॉस्पिटल ही आपको खोलने, तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब ये है कि सारा सिस्टम जो है इस जमीन पे लूडो खेलोगे? इस जमीन पे केवल लूडो खेला जाएगा? नहीं अमिताभ जी से सुन तो लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, उनकी बात आ जाए जी। देखिए अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है। उस जमीन को हमारे बाप दादाओं ने इसलिए वक्फ किया था ताकि उसका ये तो बताओ। बस हम वही तो बता रहा हूँ, उनके जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसमें मस्जिदों के लिए दी गई है, दरगाहों के लिए दी गई है, खाने खा के लिए दी गई है, हर जगह के लिए दी गई है। और तो जो मुस्लिम बेसहारा है उनको भी वो जमीन दी गई है ताकि वो अपने रहन गुजर बसर कर सके। लेकिन हाँ, जमीन बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है हाजी भाई, इसमें गड़बड़ कर दिया आपने। ठीक है, ठीक हाजी भाई, मैंने जो इतना समझा, एक बड़े नेता हुए देश में, मुस्लिम विषयों के बड़े जानकार भी थे, योग्य व्यक्ति थे, सिकंदर वक्त साहब, भारत के मंत्री भी रहे। उन्होंने एक बार हमसे कहा था, मैंने पूछा था वक्फ क्या है, तो उन्होंने कहा था गरीब मुसलमानों की बेवाओं और यतीम बच्चों की अमानत है वक्फ। क्या अमानत में तो खयानत कर रहे हो? क्यों भाई, अस्पताल क्यों नहीं बन सकता? अशोक जी के पास आऊं उससे पहले इस बात का उत्तर दे दूं। मेरे दोस्त हाजी नाजिम ने पूछा है कि मंदिरों के पास वो है संपत्ति, उस पे कितने स्कूल अस्पताल बन गए। गोरखपुर में 1.5 दर्जन से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं गोरखनाथ मंदिर के नेतृत्व में चल रही हैं। अस्पताल चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है। शिरडी साईं बाबा के यहां चले जाइए, शिरडी में यूनिवर्सिटी से लेके सब कुछ चल रहा है। इतना भव्य अस्पताल चल रहा है कि सरकारों के लिए मुश्किल हो जाए उतना भव्य अस्पताल मेंटेन करना। कांची में चले जाइए, कांची कामकोट पीठ मठ से क्या चल रहा है, श्रृंगेरी चले जाइए, वहां आपको समझ में आ जाएगा। किस गलतफहमी में हो महाराज, किस गलतफहमी में हो? और लाखों लोगों के लिए अन्य क्षेत्र चल रहा है, लाखों लोगों के लिए। गुरुद्वारे के पास जमीन है तो गुरुद्वारे के धार्मिक कार्य दिखते हैं ना हमको। आप एक कार्य नहीं बता पा रहे। आप कह रहे हमारे बाप दादा की जमीन है, हम जेब में रखेंगे, इसमें लूडो खेलेंगे बैठ के, और नहीं तो सांप सीढ़ी खेलेंगे। तुम्हें क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना मित्र।
और इसमें तो सबसे बड़ा लोचा यही है कि जिनकी जमीन आप बता रहे हो वही पता लगा जमीन देने लायक ही नहीं थे, उनकी जमीन नहीं थी, उन्हीं के नाम पे पर्चा काट दिया। बड़ा सवाल है, अभी कोई मुझसे ये कहे, रुद्र विक्रम कहे कि अमिताभ जी ने मुझे 10 एकड़ जमीन दान की थी। अरे अमिताभ जी के पास 10 फुट जमीन नहीं, 10 एकड़ के दान कर देंगे? मेरे पास तो होनी चाहिए। मैंने पिछली डिबेट में संभल का उदाहरण दिया था। जिस गरीब के नाम से आप वक्फ का कागज बना के लाए, बोले पूरा शहर इसने दान कर दिया। अशोक जी, मसला वही कि अगर संपत्तियां हैं तो उन संपत्तियों का समाज के लिए उपयोग हो और उनमें पारदर्शिता रहे। सरकारी ज़मीन हमारी ज़मीन में कन्वर्ट हो जाए, वक्फ के तंबू के अधीन आ जाए, ये तरीका तो फिर खराब है और फिर ये एंडलेस ग्रीड को जन्म देता है, लालच को। बोले नहीं, अब हमने यहाँ दरगाह बना दी, अब ये ज़मीन हमारी हो गई। और जो बात रुद्र विक्रम कह रहे हैं कि जब पहली बार दावा किया गया तो जिस पर 400 मीटर पर किया गया वो 1600 मीटर हो गया बाद में। इस ग्रिड पर तो अंकुश लगना चाहिए। नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो आपने कहा, जो समस्याएं थी, जो भी इसमें समस्याएं थी, उसी समस्या को निदान कर लेकर के जेपीसी का गठन हुआ था ना। तो उस जेपीसी के गठन में जो आप बुराइयां बता रहे हैं कि फला बुराई है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये सब सबका डिस्कशन होने के लिए जेपीसी बनाई गई थी। तो सरकार वहां पे जब जेपीसी बनाई थी तो ये सारी दिक्कतों को, जो रिकमेंडेशन वहां पे 14 पास किए गए, उसमें जो आपने बताया समस्या, ये समस्या भी उसमें इंक्लूड होगी। तो बाकी जो हमारे विपक्ष की जो सांसद थे, जो विपक्ष के सांसद थे, वो उनको बैठाने का क्या औचित्य था? उनको क्या गुल्ली डंडा खेलने के लिए बैठा गया था वहां पे? नहीं, वो भी विद्वान लोग थे, वो भी रिकमेंडेशन, अपनी सुझाव, अमेंडमेंट्स दे रहे थे। तो उनके भी सुझाव अगर इसमें रहते तो आज विपक्ष उतना इसका विरोध नहीं करता, जो कि डेमोक्रेटिक होता वो मामला। आपने कहा कि जब से देश आजाद हुआ तब से ऐसे ही बहुमत से ही सारे फैसले होते आ रहे हैं, इसमें कोई, आपने कोई ऐसा चीज तो नहीं बताया जो चीज गलत कोई कर दे। बात बिल्कुल 100% सही है। तो ये सारे जो दिक्कतें थी, इन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जेपीसी बनाई गई थी। तो अगर सरकार की नीयत साफ रहती, सरकार की मंशा साफ रहती, तो विपक्ष के सांसदों का भी कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सुझाव थे, कुछ अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करता, तो आज सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, चलो सब ठीक है। लेकिन सरकार जानबूझ के अशोक भाई, कुछ ऐसा चीज उसमें कर रही है। उदाहरण बताओ ताकि अशोक भाई, विपक्ष एक उदाहरण के लोग बताओ बोले उसमें। एक उदाहरण बताओ हैं जिसमें विपक्ष ने सरकार के किसी फैसले को अच्छा बताया हो। एक उदाहरण बता दो। नहीं ना, एक बजट बता दो। देखिए, जवाहरलाल जी के बजट से लेके आज तक के बजट में सब पार्टी आ गई, ठीक। मुझे बता दो कि उस मौजूदा उस समय की सरकार जो भी बजट लेके आई उसका विपक्ष ने स्वागत किया गया, हाँ क्या बजट आ गया है, दिल खुश हो गया, बोला कभी? तो नहीं बोला तो कैसे मान लें, इस पे बोल देते हैं। अमिताभ जी देखिए, वक्फ को लेकर के बहुत सारे मतलब भ्रामक खबरें विभिन्न प्लेटफॉर्म से, कुछ सरकार के लोग, कुछ सरकार के नेतागण, कुछ ऐसे लोग जो कि हर प्लेटफॉर्म से कुछ न कुछ भ्रामक चीजें फैलाते हैं समाज में, कि कहते हैं भूमाफिया है, कोई कहता है इसके खिलाफ आप किसी अदालत में नहीं जा सकते, जिस पे रुमाल रख दिया वो जमीन उसकी हो गई। ये सारी भ्रामक खबरें विभिन्न प्लेटफॉर्म से समाज के दिमाग में इम्प्लांट की जाती है, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया गैंग है। लेकिन वास्तव में वक्फ बोर्ड, आपसे बात भी है, आप भी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है। और अभी जो विक्रम जी, जो राजनीतिक विश्लेषक जी हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि सरकार में 10-10 साल तक, अरे भैया बीएचयू का मामला आप देख लीजिए, कितना दिन हुआ बीएचयू रेपिस्टों का, जो भाजपाई लोग पकड़े गए थे, जमानत चारों मिल गई। इतना लचर पैरवी, उसमें रिपोर्ट आई थी कि लचर पैरवी के कारण सबको जमानत हो गई। आप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, आपने कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट का डिस्कशन किया यहाँ पे? नहीं किया, क्योंकि वो भाजपाई हैं। तो देखिए अमिताभ जी, आपने भी कहा कि सरकार कोई मुकदमे नहीं वापस लेती है, सरकार को तो नियम है, तो नियम के तहत रिकमेंडेशन तो सरकार करती है। जो सरकार का मुखिया जब रिकमेंडेशन अपनी देता है कोर्ट को, तो कोर्ट को रिकमेंडेशन के हिसाब से चलना होता है। तो ये सारी चीजें लॉर्ड इधर से पकड़िए, अशोक भाई, चाहे कान इधर घुमा के पकड़िए, ठीक, बात वही है। आपकी बात
ठीक, आपकी बात आधी सही है कि सरकार प्रशासन रिकमेंडेशन देता है, आधी बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि फिर सरकार कोई पर रिकमेंडेशन देगी तो कोर्ट को मानना ही होगा। नहीं, ये बात ठीक नहीं। इस देश के हाई कोर्ट के जज ने इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतार के पैदल कर दिया था। कैसी बात कर रहे हो महाराज आप? ये कहां से नियम हो गया कि डीएम ने जो चिट्ठी लिख दी उसको जज को मानना जरूरी है? अरे आईपीएस अधिकारियों को जेल भेज दिया अदालतों ने, मंत्रियों को जेल भेज दिया, प्रधानमंत्री को पदच्युत कर दिया। भारत की जुडिशरी नेताओं की कृपा पर थोड़ी ना है महाराज, ना सरकारों की कृपा में, ना उनको चुनाव लड़ना। चंद्रचूड़ जी की इंटरव्यू देखिए अभी, जो उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद दी। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी फैसले दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसलिए सरकार की बात अदालत माने ये जरूरी नहीं। सरकार की ठीक बात होगी तो मानी जाएगी, नहीं ठीक होगी तो बात खारिज कर दी जाएगी। रत्नाकर सिंह जी, मुझे लग रहा है विपक्ष का मूल बात ये है कि भाई को ले दे के सल्टा लेते, 10 अपने मान लेते, 5 उनके मान लेते। जेपीसी में गिव एंड टेक होता है ना, जिसे वो क्यों नहीं कर जी दिया? अमिताभ जी, देखिए अशोक भाई को बहुत दर्द है कि इनके सुझाव को माना नहीं गया। इनके पार्टी के जो सांसद थे या फिर जो अन्य विपक्ष के सांसद थे, उसको माना नहीं गया, ये मनमानी की गई। मेरा पूछना ये है या कहना ये है कि जब कोई भी सुझाव देश हित में रहेगा, जनहित में रहेगा, जनता की भलाई में रहेगा, तो बोर्ड उसको जरूर मानेगी, बोर्ड के अध्यक्ष जरूर उसकी बातों को सुनेंगे। लेकिन जब कोई सुझाव जब इनके वोटरों के हित में रहेगा, जब कोई सुझाव इनके पार्टी के हित में रहेगा, तो बोर्ड उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। अब ये कह रहे हैं सुझाव की बात, अब भैया जो सच्चर कमेटी ने जो सुझाव दिए थे कांग्रेस पार्टी को वक्फ बोर्ड के लिए बदलाव करने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने माना क्या? नहीं माना। अगर चाहते तो तभी बदलाव कर देते, क्योंकि सच्चर कमेटी ने कहा था कि बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनियमितता बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों की जमीनों पे अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। सच्चर कमेटी ने कहा था ना ये बात, लेकिन सुझाव माना नहीं कांग्रेस ने। मानी होती तो ये नौबत नहीं आती। और तीसरी चीज, आज ये सुझाव की बात कह रहे हैं, क्यों नहीं सुझाव देते कि भैया वक्फ बोर्ड वाले सुन लो मेरी बात, हाजी नाजिम मेरी बात सुन लो, आप जो है संसद पे दावा नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कभी? समाजवादी पार्टी ने कहा कभी? नहीं भाई हाजी नाजिम जी, आप एक दिल्ली के एयरपोर्ट पे कभी दावा नहीं करेंगे, कुंभ के जो जगह क्षेत्र है, जो कुंभ क्षेत्र का जमीन, उस पे कभी दावा नहीं करेंगे, 1200 वर्ष पुराने जो हमारे मंदिर हैं उस पे आप कभी भी दावा नहीं करेंगे, क्योंकि तब वक्फ बोर्ड था भी नहीं। तो ये आपने सुझाव दिया क्या कभी इन लोगों को? कभी नहीं दिया। आप तो सुझाव के नाम पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और एमआईएम के नेता अमिताभ जी कह रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुना गया। भैया 6 महीने से पहले ये बोर्ड का गठन हुआ था और बहुत जगह मीटिंग हुई थी, उसमें आप शरीक भी हुए, सुझाव भी दिए, लेकिन आप जो कहते हैं कि एक रात में 655 पन्ने पढ़ने को दे दिया गया, अरे वो 655 पन्ने एक दिन में थोड़ी तैयार करके दे दिया गया रात को पढ़ने के लिए। वो तो आपको जितना भी फीडबैक था, सारी चीजें आपके सामने थी, सब खुली किताबें थी, लेकिन फिर भी आपको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है कि नहीं भाई हमें एक रात दिया गया पढ़ने के लिए। तो ये सारी मिथ्या बातें और ये सारी अनर्गल प्रोपेगेंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। देश की जनता जानती है कि वक्फ बोर्ड जो है वह सिर्फ और सिर्फ गरीब मजलूमों का जो गरीब लोग हैं उनकी जमीनों पे जो कब्जा किया हुआ है और उसके हक को दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये वक्फ संशोधन बिल जो ला रही है और 44 संशोधन करने के बाद उनके साथ जो 20-20 हजार केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड में, उनके साथ उन लोगों के साथ न्याय देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी नाजिम साहब, ऐसी जो बात रत्नाकर जी करे, ऐसी कई जो बातें जेपीसी के दौरान सामने आई, ऐसी कई रिकमेंडेशन सच्चर साहब ने भी की थी, नहीं उसको भी दरकिनार कर दिया, जबकि सच्चर साहब की कमेटी तो कांग्रेस वालों ने बनाई थी और वो भाजपा की नहीं थी। अमिताभ भाई सच्चर जी हाँ, अमिताभ भाई देखिए जिस तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का
हवाला दिया गया है अभी रत्नाकर भाई ने। तो देखिए एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रत्नाकर भाई से पूछना चाहता हूँ कि देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा यह है कि भारत के मुसलमान हाजी भाई आवाज दे रहे रुद्र विक्रम सिंह, वही प्रश्न, ऐसे ही सुझाव, ऐसे तमाम सुझाव सच्चर साहब ने भी दिए थे। हाँ जी हाँ, एक सवाल हो रहा है मेरा कि रत्नाकर भाई सुन लीजिए, आर्टिकल 341 की मैं बात करता हूं, जो धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म बैन कर दिया गया था आर्टिकल 341 पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, हिंदू समाज में धोबी है उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज में जो धोबी है उसको आरक्षण नहीं है। भाई धर्म के नाम पे कोई आरक्षण नहीं मिलता है भाई साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। आरक्षण पर आज बहस नहीं करूंगा, दोनों को रोकूंगा। रुद्र विक्रम, मेरे पास समय कम है, रुद्र विक्रम कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं एक कहना चाह रहा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो सब लोग जानते हैं। एक मैं बर्नी कमेटी भी बताता हूँ। एक बर्नी कमेटी की भी रिपोर्ट जो 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में फखरुद्दीन अली अहमद मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक बर्नी कमेटी बनाई। इसलिए बनाई कि जो दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज हैं वो उनको सौंप दी जाए। संयोग बस उनकी सरकार गिर जाती है। 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तब बर्नी कमेटी की रिपोर्ट, वो हालांकि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी होती है और उस रिपोर्ट को नकार दिया जाता है जब मोरारजी देसाई उस समय उनकी सरकार रहती है। तो एक बर्नी कमेटी भी इसलिए बनाई दी जाती है। तो कमेटियां क्यों बनाई जाती है, जो अभी लोग जो विपक्ष और पक्ष की बात कर रहे थे, वो अपनी तरीके से आप बर्नी कमेटी का आपने इसलिए बनाया जिसने रेकमेंड किया कि ₹1 पर एकड़ पर एनम के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी जाए। और उस कमेटी की रिपोर्ट पहले मोरारजी देसाई की सरकार नकार देती है, और जब राजीव गांधी सरकार में आती है 1984 में, तो वो उसकी जो रिपोर्ट थी वो स्वीकार कर ली जाती है और ये सारी जमीनें ₹1 पर एकड़ पर एनम के हिसाब से दे दी जाती है। तो अगर कमेटी की बात करते हैं, सारे कमेटी की रिपोर्ट की बात। ठीक है भाई। अशोक जी, वक्फ में दरवाजे खुले, खिड़की खुले, व्यवस्थित हो, वक्फ गरीब अकलियत की मदद हो, यतीम बच्चों की मदद हो, बेवाओं की मदद हो, वक्फ का मूल स्वर यही है, मूल संकल्प भी यही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बात तो सच्चर साहब भी कह गए। सच्चर साहब तो आरएसएस के नहीं थे। देखिए, छोटी सी अगर गरीबों की मुजरिमों की तो सबसे बड़ी दुश्मन सरकार है। आप देखिए, आज तक बैकलॉग की कोई भर्ती पूरी हुई? आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का लूटा योगी सरकार ने, क्या वापस मिला? तो गरीबों मजलूमों की बात आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब मजलूम हैं हिंदू समाज में, समाज के 85% लोग, उनकी सबसे बड़ा शोषण करने वाली योगी और मोदी की सरकारें कैसे वहां न्याय देने चलेगी? आप हिंदू की बात करते हैं, पहले हिंदू समाज को न्याय दे दो ना लोगों को। अभी रत्नाकर, 10 सेकंड और लूंगा अमिताभ जी। रत्नाकर भाई ने कहा न्याय देने की हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, तो न्याय तो महाकुंभ में मारे गए लोगों की सूची कम से कम दे दो भैया। तो वो उनके जो मौत के जिम्मेदार लोगों को दंड दो ना। खाली जो दरोगा मिट्टी डाला खाने में सस्पेंशन से काम चलेगा? उसके खिलाफ FIR करो, उसको जेल में डालो। जो कुंभ में जो हमारे श्रद्धालुओं की मौत के जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता हैं या सरकार जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको पेनलाइज करो, उनके खिलाफ मुकदमा करो, तब ना न्याय मिलेगा। खाली मुंह में टीवी में बोलने से न्याय मिल जाएगा? ठीक है अशोक भाई। रत्नाकर जी लास्ट कमेंट, 1 मिनट सिर्फ लास्ट कमेंट जी। देखिए अमिताभ जी, किसी दिन महंगाई, बेरोजगारी और इस पे भी चर्चा कर लीजिएगा, और मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है वो सारी चीजों का हम जवाब बिल्कुल दे देंगे। और रही बात, कहीं पे भी कोई अगर अन्याय होता है तो निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। हमारे कानून मंत्री ने भी कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह जो है हक देने का के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है, हक छीनने के लिए नहीं किया जा रहा है। और हक छीनने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने तभी क्यों नहीं विरोध किया जब उन्हें असीमित अधिकार दे दिए 1995 में, जब उन्होंने असीमित अधिकार दे दिए वक्फ बोर्ड को कि भाई जहां भी झंडा गाड़ दो वो जमीन तुम्हारी, तो तभी आपको बोलना चाहिए था। ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना होगा, समय कम है, रुकना होगा, सॉरी रुकना होगा, समय कम है। एक बड़ी बात, ठीक है रत्नाकर भाई, आगे बात हाजी नाजिम साहब ने उठा दी चलते चलते, हालांकि आज उसका विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने उठा दी, उनकी भी मन की मौज है। बोले धर्म के आधार पर आरक्षण, बोले हिंदू धोबी को आरक्षण, मुसलमान धोबी को क्यों नहीं? भैया मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू,
ये भी नारा लगाओगे कि मुसलमान में कोई जात व्यवस्था नहीं है, ये नारा लगाना बंद करो। पहले मंच पर आकर ये कहो कि हमारे यहां भीषण जात व्यवस्था है, ये तो बोलो, तब तो कहते हमारे यहां सब बराबर, कोई जात नहीं, अल्लाह का बंदा अल्लाह का बंदा, शेख हो, सैयद हो, पठान हो या धोबी हो। फिर ये धोबी कहां से आ गया जब सब बराबर हैं? कहां से आ गया? भारत के संविधान ने धर्म के आधार पर तो आरक्षण देने की मनाही की है मेरे भाई। हिंदुओं को आरक्षण इसलिए दिया गया, कुछ वर्गों को, जिन वर्गों के साथ सैकड़ों हजारों वर्ष तक सामाजिक भेदभाव बढ़ता गया। आरक्षण ना गरीबी हटाओ आंदोलन था और ना आरक्षण सभी धर्मों को समेटने का कार्यक्रम है ना। हिंदू धर्म में कुछ वर्गों के साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ, उसके प्रतिकार के रूप में भारत ने आरक्षण स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त आरक्षण की कोई व्याख्या नहीं, कोई परिभाषा नहीं। ये जान लें सब लोग अच्छे तरीके से। इसमें मुस्लिम लुहार क्यों घुसाना चाहते हैं आप? क्यों घुसाना चाहते हैं भाई? आप तो कहते हो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, तो हिंदुओं में ही है सारी खराबियां। अशोक जी, ये चालबाजी खराब है। बोले हिंदुओं में ये जात प्रथा है, हमारे यहां तो देखो सब एक साथ रोटी खाते। तो जब एक साथ रोटी खाते तो आरक्षण काहे को मांग रहे हो इसी आधार पर? ये तो नहीं चलेगा ना। तर्कपूर्ण बात करिए। और दूसरी बात, वक्फ की संपत्ति पारदर्शी व्यवस्थित रूप से रहे। ये कहना कि मेरे बाप दादा की संपत्ति थी, तो जो ओरिजिनल बाप दादा की है वो रहेगी, जो दूसरे की बाप दादा की ले ली होगी वो चली जाएगी। इसमें क्या समस्या है? और जो मूलतः वक्फ की संपत्ति है, जो कागज पत्तर से परिभाषित हो सकती है, वक्फ की संपत्ति हो, मंदिर की संपत्ति हो, मेरी संपत्ति हो, हाजी नाजिम की संपत्ति हो, अल्टीमेटली तो राजस्व रिकॉर्ड ही प्रमाण है। इसके अलावा तो कोई दस्तावेज है ही नहीं। इस बात से अशोक जी भी सहमत होंगे, नाजिम साहब भी सहमत होंगे, और मैं तो हुई। तो रिकॉर्ड में तो आना पड़ेगा ना कि रफीक ने 500 एकड़ जमीन दान की थी। पहले तो ये लिखा है, फिर हम ये पता करेंगे कि रफीक 500 एकड़ जमीन लाया कहां से जो उसने दान कर दी। ये भी तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि हर आदमी तो हैदराबाद का निजाम था नहीं, और ना हर आदमी वाजिद अली शाह था, नहीं था ना, और ना हर आदमी औरंगजेब था और जहांगीर था। फिर आखिर इतनी वक्फ, और आज के दौर में वक्फ की संपत्ति इतनी बढ़ रही है तेजी से जैसे रॉकेट लॉन्चर हो। आज के दौर में कौन वक्फ कर रहा है? और अशोक भाई से अभी मैं पूछूं, समय नहीं है, तो वो बताएंगे कि मुसलमान कितना गरीबी में है। तो गरीबी में होते हुए भी इस कदर खुले हाथ से वक्फ हो रहा है, लाखों एकड़ जमीन। जब एक एक इंच जमीन की मारा मारी है देश में। दो विपरीत चीजें एक साथ नहीं चलती। नया सूर्योदय होना चाहिए, वक्फ की संपत्तियां डिफाइन हो ताकि उन पर मुकदमों का बोझ घटे, और वक्फ की संपत्तियां गरीब मुस्लिम के काम आए, पसमानदा मुस्लिम के काम आए, यतीम मुस्लिम बच्चों के काम आए, गरीब बेवाओं के काम आए। ये इस देश की इच्छा है, ये इस देश का संकल्प है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।